हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअल में एक मेथड होती है जिसके थ्रू हम पॉलिनोमियल्स जो कि कॉम्प्लेक्स रैशनल फॉर्म में होते हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब क्या जरूरत पड़ी हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की? तो बच्चों, अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं जो कि इस फॉर्म में है 2x प्लस 3 अपॉन में 4x प्लस 1 2x माइनस 1 और इसका मैं इंटीग्रेट करने के लिए दूं आपको, तो आपको इसका इंटीग्रेशन करने में हो सकता है कोई बड़ी मेथड लगानी पड़े या टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाए, या आपको इसको पहले मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना के फिर इसको इस मेथड से सॉल्व करना पड़े, px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले फॉर्म से सॉल्व करना पड़े। तो कई क्वेश्चन जो इस टाइप के हैं वो इस फॉर्म से सॉल्व तो हो जाएंगे, लेकिन इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड। या अगर आपको पता ही होगा, अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा सब्स्टिट्यूशन वाला, तो उसके अंदर एक ये फॉर्म होता है जो कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, जिसमें लैम्डा म्यू वाली मेथड लगती है। तो यहां पे अगर इसी क्वेश्चन को हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी। कैसे इजी हो जाता है, चलिए देखते हैं। तो यहां पे हमको बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन के तीन फॉर्म्स पढ़ने हैं। पहला फॉर्म है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द डिनोमिनेटर हैविंग लीनियर एंड डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। कैसे फैक्टर्स होंगे? लीनियर एंड डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होंगे, मतलब लीनियर फैक्टर तो होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। जैसे ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया था और इसका एग्जांपल हम देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम देखें तो ये कुछ इस टाइप से होगा। px प्लस क्यू, ऊपर न्यूमरेटर में 1 भी हो सकता है, कोई लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकती है, हाँ, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो पॉलिनोमियल्स है वो सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब न्यूमरेटर में px प्लस क्यू है तो डिनोमिनेटर में ax प्लस b और cx प्लस d दो पॉलिनोमियल्स हैं, तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। इसकी वैल्यू निकालेंगे, हम सीखेंगे कैसे निकालना है, वही एक्चुअल में वही पार्शियल फ्रैक्शन है। इस a और b के वैल्यू को फाइंड करके इसको इस पर्टिकुलर फॉर्म को ऐसे रिप्रेजेंट करने को ही हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पार्शियली फ्रैक्ट हो गए दोनों डिनोमिनेटर्स, फाइन। तो ये हमारा पहला फॉर्म है जिसके अंदर जो डिनोमिनेटर होगा उसमें लीनियर और डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होंगे। दूसरा जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर क्या होगा? पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द डिनोमिनेटर हैविंग लीनियर बट रिपीटेड फैक्टर्स। अब यहाँ पे क्या है? लीनियर तो है फैक्टर्स बट वो रिपीट हो रहे हैं। रिपीट कैसे हो रहे हैं? मतलब या तो उसकी पावर 2 होगी या उसकी पावर 3 होगी या पावर 4 होगी, व्हाटएवर, बट ये लीनियर फैक्टर्स होंगे। हालांकि बच्चों आपको इससे ज्यादा बड़े क्वेश्चंस यूजुअली आते नहीं हैं कि इसकी पावर 3 या पावर 4 हो, वो आते नहीं है, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ध्यान से देखना। यहां पे ये एक लीनियर और सिंगल फैक्टर था, इसलिए हमने इसको a के अपॉन में लिख दिया। फिर ये हमारा लीनियर तो था लेकिन ये रिपीटेड था। अब रिपीटेड फैक्टर्स को हम कैसे लिखते हैं? तो b के अपॉन में cx प्लस d, नॉर्मली इसको तो ऐसे लिख दिया, लेकिन क्योंकि इसकी पावर 2 भी है इसलिए इसको c के कैपिटल C, दिस इज कैपिटल C, ये a b c जो होंगे ये कैपिटल होंगे, दे आर कांस्टेंट। तो cx प्लस d को हम स्क्वायर के अंदर लिखेंगे c के डिनोमिनेटर में, ठीक है। b के डिनोमिनेटर में बिना स्क्वायर वाला हम सिंगल फैक्टर लिखा है और c के अपॉन में इसका स्क्वायर वाला फैक्टर लिखा है। अगर क्यूब होता तो एक और d लगाते हम, ये तो लिखते, ये भी लिखते और d लगाते और उसके अपॉन में फिर क्यूब वाला फैक्टर लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम रिपीटेड फैक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, आखिरी जो टॉपिक रहेगा, हालांकि पार्शियल फ्रैक्शंस जो है वो और भी अलग अलग पार्ट्स में होते हैं और भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यूजुअली मैंने देखा है इतने पुराने पेपर्स में या एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली इन बेसिक 3 टाइप्स पे बेस्ड ही आते हैं। तो ये तीसरा जो पार्ट है हमारा, उसमें क्या दिया हुआ है? पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द डिनोमिनेटर हैविंग क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अब यहां पे क्या है? क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है? तो बच्चों ध्यान से देखो, px प्लस क्यू के अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और dx प्लस e एक लीनियर फैक्टर इसके मल्टीप्लिकेशन में है। इस लीनियर फैक्टर को हम समझ चुके हैं ऑलरेडी कि कैसे रिप्रेजेंट करना रहता है लीनियर फैक्टर को, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो क्वाड्रेटिक फैक्टर को बच्चों हमेशा एक लीनियर फैक्टर के डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। ax प्लस b के अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को रिप्रेजेंट किया जाएगा और c के अपॉन में हम dx प्लस e को एज इट इज रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि ये तो लीनियर फैक्टर है, इसका रिप्रेजेंटेशन तो हो सकता है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा ax प्लस b के अपॉन में होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रिप्रेजेंटेशन। तो ये तो हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2। अब अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसको
एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला फॉर्म, ये आपने डेफिनेटली इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन वाले फॉर्म में पढ़ा होगा। इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमको लैम्डा म्यू वाली मेथड यूज करनी पड़ती है, लेकिन वो एक लेंथी प्रोसेस है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये इजी रहेगा आपके लिए पार्शियल फ्रैक्शन से। अब बच्चों एक और चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं, पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में दो मेथड्स होती है, एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड हम बाद में सीखेंगे, पहले हम सीखते हैं लॉन्ग मेथड, क्योंकि ये लॉन्ग मेथड हर टाइप के जो पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस होते हैं उसमें एप्लीकेबल होती है, जिसके अंदर लीनियर फैक्टर हो, जिसमें लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर हो, जिसके अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, वो तीनों फॉर्म में एप्लीकेबल होती है लॉन्ग मेथड। लेकिन शॉर्टकट मेथड जो है वो सिर्फ लीनियर फैक्टर में, जिसमें रिपीटेड और नॉन रिपीटेड वाले लीनियर फैक्टर्स होते हैं, उसी के अंदर एप्लीकेबल होती है। इसलिए सबसे पहले हम लॉन्ग मेथड समझ लेते हैं, जिससे हमारे को सभी टाइप के क्वेश्चंस करने आ जाएंगे। उसके बाद में हम शॉर्टकट मेथड समझेंगे, जिससे हमको लीनियर फैक्टर वाले दोनों क्वेश्चन है उनको करने में आसानी रहेगी, जल्दी सॉल्व हो जाएंगे जो क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब ये क्वेश्चन है फिलहाल इंटीग्रेशन में। अब हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये है x माइनस वन अपॉन में x प्लस वन x माइनस टू। ठीक है, अब पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हम ब्रेक करेंगे, उसके बाद में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्म को लिखता हूं तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये वाला फॉर्म, ये a के अपॉन में x प्लस वन प्लस b के अपॉन में x माइनस टू, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है कुछ ऐसे। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लेंगे इसका एलसीएम, x माइनस वन अपॉन x प्लस वन x माइनस टू इज इक्वल्स टू a इंटू x माइनस टू प्लस b इंटू x प्लस वन होल अपॉन में x प्लस वन x माइनस टू। यहाँ पे आपको समझ में तो आ गया होगा कि हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर इसमें a में हुआ है, यहाँ पे x प्लस वन का मल्टीप्लाई b में हुआ है, तो ये फॉर्म कुछ इस टाइप से आ गया है। ठीक है, अब ये पूरा जो टर्म है ये पूरे डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पे बचेगा x माइनस वन इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस टू ए प्लस बी एक्स प्लस बी। अब इन्हें ये जितना ये जो सारे टर्म्स आई हैं इसमें x वाली टर्म्स को एक साथ में लिख लेते हैं, फिर हम कंपैरिजन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, ax प्लस bx। अब देखो ये ax और bx हमने एक साथ में लिख लिया, इन दोनों में x है तो दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं हम, और ये माइनस का 2a प्लस का b एज इट इज। तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करेंगे x के कोफिशिएंट्स को, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है a प्लस b, तो आपके पास में एक इक्वेशन आ जाएगी a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म्स को हम कंपेयर करवा लेते हैं। तो माइनस टू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस वन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो अब दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास में और दो ही अननोन्स हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम कौन सी मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपको कंफर्टेबल लगती हो वो आप लगा के इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आ रहा है, 2 इंटू 1 माइनस बी प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस वन। देखिए इसको मैंने ये 1 माइनस बी को यहाँ पे a की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस टू प्लस टू बी प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस वन। ये माइनस वन उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे, 3b इज इक्वल्स टू माइनस वन प्लस 2, तो 3b इज इक्वल्स टू 1। तो b की वैल्यू आ गई आपकी 1/3। ठीक है, b की वैल्यू 1/3 आ गई है। b की वैल्यू 1/3 अगर मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3। a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/3। a की वैल्यू और b की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। इन दोनों वैल्यू को हम वापस हमारे इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2/3 अपॉन में x प्लस वन। अब ये जो 2/3 हमने ऐसे लिखा है, इसको आप नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हो, 2/3 x प्लस वन और फिर प्लस 1/3 x माइनस टू।
फाइन। अब देखो बच्चों, इसका इंटीग्रेशन अगर हम लगा दें, इसका इंटीग्रेशन अगर हम लगा दें तो वही इंटीग्रेशन इसमें भी लग जाएगा होल का, है ना। और अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है ऐसे, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो अब इसका इंटीग्रेशन आसान है, इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करना आसान है। क्यों? क्योंकि अब मैं अगर इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2/3 बाहर 1/x+1 dx और प्लस इसमें से 1/3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-2 dx। तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log 2/3 log x+1 प्लस 1/3 log x-2 प्लस c। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा, ये आ गया है हमारा आंसर। तो ये आंसर आपका कैसे आया है, जब आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है लॉन्ग मेथड से। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन को अगर हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करें तो क्या होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना चाहूं तो हमारा जो सिस्टम रहेगा वो यहां तक तो एज इट इज चलेगा, यहां पे चेंजेस होंगे। तो क्या चेंजेस होंगे, x-1 इज इक्वल्स टू a इंटू x-2 प्लस b इंटू x+1। और अब हम कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहले कंसीडर करेंगे, यहां पे कर लेता हूं मैं इसका सॉल्यूशन। लेट जो फर्स्ट फैक्टर है हमारा x-2 जो कि इसके डिनोमिनेटर में है, पहले इसको जीरो कर देते हैं। अगर हमारा x-2 की वैल्यू जीरो होगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं नाम। इस पूरी इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो ये जो फैक्टर है हमारा, इसके कारण ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो इसको हम जीरो कर देते हैं, यहां पे x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल्स टू 0। ये फैक्टर जीरो था इसलिए इसकी वैल्यू 0 प्लस b इंटू x+1 प्लस b इंटू 2 + 1। तो ये हो जाएगा यहां पे 1 इज इक्वल्स टू 3b। तो b की आपकी वैल्यू क्या आ गई है, 1/3। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू आ गई है। अब दूसरा जो फैक्टर है आपका, दूसरा फैक्टर कौन सा है, दूसरा फैक्टर है x+1। ये a के डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है x+1। अब इसको जीरो पुट कर दो, तो लेट x+1 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं x+1 को इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं तो ये पूरा का पूरा टर्म मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, x इज इक्वल्स टू -1 पुट कर देंगे। तो चलिए मैं -1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। -1 इज इक्वल्स टू a इंटू -1 -2 प्लस 0। तो -2 इज इक्वल्स टू -3a, और इसको इसके डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा मैं, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -2/-3 इज इक्वल्स टू a। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई आपकी a इज इक्वल्स टू 2/3। तो देखिए ये सॉल्यूशन आप ओरली भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो ओरली भी इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड से। एंड वन मोर थिंग बच्चों, कि इट इज नॉट नेसेसरी टू शो ऑल दीज कैलकुलेशंस इन दी एग्जाम कॉपी। अगर आप चाहें तो इसको रफ वर्क में भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं कॉपी के, ये शो करना जरूरी नहीं होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपने ये चीज शो करी है और इसके जस्ट बाद की स्टेप जो है आप ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2/3 इंटू 2/3 x+1 प्लस 1/3 इंटू x-2। इस फॉर्म को यहां पे रिप्रेजेंट किया, उसके ठीक बाद में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे a और b की वैल्यू को शो करके, तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, सॉल्यूशन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहला जो टाइप था वो कंप्लीट। अब हम दूसरा टाइप और तीसरा टाइप समझते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चंस पे, जो कि है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स पे बेस्ड। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का मतलब क्या, ये हमारा फैक्टर लीनियर है, x-2 ये लीनियर फैक्टर है, लेकिन स्क्वायर इसके ऊपर लगा हुआ है, मतलब इसकी पावर 2 है, इसलिए ये रिपीटेड फैक्टर हुआ। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसा कि हम इसको हमेशा लिखते हैं 3x+1 के अपॉन में x-2 का स्क्वायर और x+2 ऐसे लिख लेंगे, और फिर इनको हम a के अपॉन में, तो पहले तो इसको a के अपॉन में लिखेंगे। अच्छा, वन मोर थिंग बच्चों, कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ये अगर आगे पीछे लिखा हुआ है तो ये a के अपॉन में आएगा कि ये a के अपॉन में आएगा। अगर आगे पीछे लिखा हुआ है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग जमा सकते हैं,
किसी को भी a के अपॉन में किसी को भी b के अपॉन में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब क्योंकि हमने x माइनस 2 पहले ले लिया है तो x माइनस 2 को इसके अपॉन में प्लस b के अपॉन में हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं और c के अपॉन में हम लिख लेते हैं x प्लस 2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो 3x प्लस 1 होल अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 2। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, अगर यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 ही एलसीएम आएगा, ठीक है। ये दोनों नंबर ही एलसीएम में आएंगे, ये तो इसके अंदर मर्ज हो जाएगा। तो हमारा जो एलसीएम के बाद का कैलकुलेशन है वो क्या बनेगा, a। अब a के नीचे एक ही बार ये वाला फैक्टर है, इसलिए एक बार तो इसका मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो एक फैक्टर तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। फिर प्लस, अब b के अपॉन में इसकी पावर सॉरी, और फिर ये वाला फैक्टर इधर मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2, फिर प्लस b के अपॉन में ये वाला फैक्टर दोनों दो बार है ही सही, तो इसलिए इसकी बजाय ये वाला फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस c के अपॉन में क्या, c के साथ में क्या आएगा, ये वाला फैक्टर जो बचा हुआ है, रिमेनिंग फैक्टर जो है पावर 2 वाला, ये आ जाएगा। तो c इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये एलसीएम हो गया। अब इन दोनों को कट कर देते हैं हम, ये दोनों हो गया कट। अब जो वैल्यू हमारे पास में बच रही है, हम इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम x प्लस 2 को 0 के इक्वल कंसीडर करते हैं तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, ये दोनों ही फैक्टर्स 0 हो जाएंगे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से हमारी, x इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये दोनों ही टर्म्स हमारी 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म बचेगी और इसमें x की वैल्यू हम माइनस 2 पुट कर देंगे। तो 3 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू c इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, -6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू c माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पे ये वैल्यू आएगी -5 इज इक्वल्स टू 16c। तो c की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, -5/16। c की वैल्यू -5/16 आ गई है। अब आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बाकी के जो बचे हुए फैक्टर है, बचा हुआ एक्चुअल में एक ही फैक्टर है x माइनस 2, तो x माइनस 2 को इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। तो लेट x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 2 आ रही है। x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। तो अब x की वैल्यू 2 होने के कारण हमारा जो ये वाला फैक्टर है और ये वाला फैक्टर है, ये दोनों 0 हो जाएंगे। x माइनस 2 इसमें है और x माइनस 2 इसमें है, तो ये दोनों फैक्टर्स 0 हो जाएंगे, इसलिए ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो बच्चे की सिर्फ यही वाली टर्म, इसके अंदर हम x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो क्या आएगी वैल्यू आपकी, 3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, ये b 2 प्लस 2। तो 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7/4। b की वैल्यू आ रही है 7/4। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्या आएगा इसका सोल्यूशन अगला। अब यहाँ पे b की वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू आ गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम कौन से फैक्टर को 0 पुट करें जिससे हमारे a की वैल्यू आ जाए। तो अब ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं बचा जिसको हम 0 पुट कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक x की वैल्यू अपने मन से कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे हम अपने मन से एक x की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0। ये वाला टॉपिक ध्यान रखना कि आप जब 2 बार आपने फैक्टर कंप्लीट कर लिए और कोई तीसरा फैक्टर है ही नहीं जिससे हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम अपने मन से एक x की वैल्यू कंसीडर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 कंसीडर करता हूं तो क्या होगा, इस पूरी टर्म में हम x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a इंटू -2, a के साथ में -2 क्योंकि 0 - 2 इज -2, 0 + 2 इज 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस, देखो ये हो गया a -2 इंटू 2, क्योंकि ये 0 हो गया तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। b के साथ में यहाँ पे 0 + 2 मतलब फिर 2 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ b। और b की भी वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो b की वैल्यू क्या थी, 7/4। तो यहाँ पे आ जाएगा 7/4 और फिर आखिरी है प्लस c के साथ में क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। तो c की जगह हम पुट करेंगे -5/16 और ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 4,
है ना। तो ये आ गया 1 इज इक्वल्स टू -4a प्लस का 7/2 माइनस का 5/4। इसको मैं 7/2 को क्या लिख सकता हूँ, 14/4 लिख सकता हूँ। तो 14/4 माइनस 5/4 कितना बचेगा हमारा, 9/4 बचेगा। 9/4 को अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो 1 माइनस 9/4 इज इक्वल्स टू -4a। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे अगर a की, तो क्या आ जाएगी 4 इधर, तो 4 माइनस 9 इज 4 माइनस 9 अपॉन 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू -a। ठीक है, अब ये कितना बचेगा, -5/9, तो ये हो जाएगा -5/16 इज इक्वल्स टू -a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5/16। तीनों टर्म्स आ चुकी है, a आ गया है आपका, b आ गया और c आ गया है। तो अब आप इस टर्म को कैसे लिख सकते हो, तो इस टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, मैं यहां पे लिख के बताता हूं इस टर्म को। 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू x प्लस 2 को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, तो a की वैल्यू आपकी आ रही है 5/16, तो 5/16 x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 7/4 x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस आखिरी है आपकी c की वैल्यू, तो -5/16 है, तो यहाँ पे प्लस की बजाय आ जाएगा -5/16 x प्लस 2। ये आ रहा है आपका फाइनल सॉल्यूशन इसका पार्शियल फ्रैक्शन का। ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन का फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है। अब आप अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये टर्म लॉग में आ जाएगी, ये टर्म लॉग में आ जाएगी, ये टर्म बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये ऊपर जाके x माइनस 2 होल टू द पावर -2 हो जाएगी और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू x टू द पावर n वाला फॉर्मूला। कैसे हो जाएगा मैं करके बता देता हूं। 7/4 को इन केस हम बाहर कर देंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर यहां आ जाएगा, पावर -2 हो जाएगी क्योंकि हम इसको ऊपर लेके गए हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो 7/4 एज इट इज, इंटीग्रेशन हो गया है अगर इसका, तो इंटीग्रेशन में आएगा x माइनस 2 होल टू द पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। तो ऐसे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा और आप इसको फिर से नीचे ले आएंगे तो ये आपका फाइनल टर्म आ जाएगा। ये दोनों लॉग से हो जाएंगे और ये वाला इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा। x टू द पावर n वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करते तो क्या आता है, n x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। तो ये दूसरा मेथड हो गया आपका सॉल्व। अब आपको मैं बताता हूँ कि तीसरे क्वाड्रेटिक फैक्टर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड वाले टॉपिक पे, जो कि है क्वाड्रेटिक फैक्टर, जिसमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे। अब क्वाड्रेटिक फैक्टर वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो अगेन ये इंटीग्रेशन में, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं और इसका पहले पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट इसको कर लेते हैं। अब ये है क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये वाला फैक्टर क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके डिनोमिनेटर में सिर्फ क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला अवेलेबल है, लेकिन अगर इसके साथ में कोई टर्म आ जाती है तो फिर इसको सॉल्व करना पार्शियल फ्रैक्शन का काम बन जाता है। अब लीनियर फैक्टर को तो हमेशा हम एक सिंगल कांस्टेंट के डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, लेकिन अगर कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो उसको हमेशा लिखा जाता है एक लीनियर फैक्टर के डिनोमिनेटर में। और ये लीनियर फैक्टर में जो a, b और c है ये कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी होती है। अब ये है हमारे दो फैक्टर जो आ गए हैं। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद में इसका एलसीएम लेना। तो अब एलसीएम अगर मैं ले लेता हूं इसका, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अच्छा वेट अ मिनट, पहले डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो गया है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 का मल्टीप्लाई a में हो जाएगा, प्लस bx प्लस c का मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 के साथ में। अब जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसके अंदर वो जो शॉर्टकट मेथड है वो प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं होती है, इसलिए हम इसको प्रॉपर जो लॉन्ग मेथड होती है उसी से सॉल्व करेंगे। लॉन्ग मेथड इसके लिए ज़्यादा इजी होती है बजाय शॉर्टकट मेथड के, ठीक है। इस पूरे फैक्टर से ये पूरा फैक्टर मतलब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आएगा 8 इज इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर प्लस 4a प्लस, अब इन दोनों ब्रैकेट्स का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा bx स्क्वायर प्लस 2bx प्लस cx प्लस 2c। अब 8 इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस bx स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में, तो मैं इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर
ठीक है, ये दोनों टर्म हमारी हो गई। अब हम लेते हैं इन दोनों टर्म्स को। अच्छा, जो टर्म आप लेते जा रहे हैं उनके नीचे अगर आप ये लाइन बना देंगे या अपने हिसाब से कोई एक सिंबल बना देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी टर्म यूटिलाइज हो गई है, यूज हो गई है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आखिरी बचा है 4a प्लस 2c। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे देखो सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला कुछ भी नहीं है, एक्स वाला कुछ भी नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 0 है। तो जब हम कंपेयर करवाएंगे तो कंपैरिजन में क्या होगा कि हमारी a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, तो a प्लस बी की वैल्यू आएगी 0, जिससे हमको a की वैल्यू मिल जाएगी -b। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद में हम 2b प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे, तो 2b प्लस सी की वैल्यू भी क्या आएगी हमारी 0। तो यहां से हम c को भी b की टर्म्स में निकाल लेते हैं, तो c हो जाएगा -2b। ठीक है, c को भी हमने किस टर्म में निकाल लिया है, b की टर्म्स में निकाल लिया है। आखिरी वैल्यू है हमारे पास में 4a प्लस 2c, 4a प्लस 2c इज इक्वल्स टू 8। ये आ रही है हमारी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, a की वैल्यू और c की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि पूरी इक्वेशन जो है b के टर्म्स में आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू माइनस बी प्लस 2 इंटू माइनस 2b इज इक्वल्स टू 8। इसको सॉल्व करते तो -4b इज इक्वल्स टू 8, तो -8b इज इक्वल्स टू 8। तो b की वैल्यू क्या आ रही है आपकी यहाँ से -1। b की वैल्यू अगर -1 आ गई तो a की वैल्यू आपकी +1 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करूंगा तो ये +1 बन जाएगा। और a की वैल्यू अगर 1 आ गई है, b की वैल्यू -1 आ रही है, तो b से ही हमारा c भी निकल जाएगा, -2 इंटू -1। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी +2। ये c की वैल्यू आ गई। तो देखो कितना इजीली हमारा ये a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकल चुकी है, तीनों टर्म्स की वैल्यू निकल चुकी है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस पर्टिकुलर फॉर्म में। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 8 अपॉन में x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx। अगर मैं इसमें लगा देता हूं तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन एक्स प्लस 2 फिर प्लस माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये dx। ठीक है, अब आप इसका दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x प्लस 2 dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब जैसा कि आप जानते हैं ये तो log से सॉल्व हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा log x प्लस 2। ठीक है, अब प्रॉब्लम है इस वाले टर्म के साथ में, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका नीचे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर, आप चाहो तो इसको इसके अपॉन में अलग और इसके अपॉन में अलग लिख के सॉल्व कर सकते हो, या लैम्डा म्यू वाली मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई मेथड आपको पता है इसको सॉल्व करने की, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे प्रीवियस जो फॉर्म्स हैं उसमें कवर किया जा चुका है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू इंटीग्रेशन करना समझ में आया होगा। अगर आपको और भी कोई डाउट्स है अपने किसी टॉपिक को लेकर, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।